बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स फोर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उस डिस्कशन में एक छोटी सी चीज रह गई थी जो मैं आज आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं कि वो क्या चीज है। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाई है। ये देख लीजिए कि आपकी बुक के यहां पर ये डायग्राम बनी हुई है। याद रखिएगा, आज मैंने कूलम्स फोर्स का जो पार्ट डिस्कस करना है वो ये वाला पार्ट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो सिर्फ छोटा सा आर्टिकल है जिसमें मैं ये चीज डिस्कस करूंगा जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था स्टूडेंट्स। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ आऊं, आपको एक पुरानी बात याद कराता था जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताई थी। और वो बात कुछ इस तरह से थी कि आप लोग ग्रेविटी को हमेशा इमेजिन करते रहे कि ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है। जैसे जमीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं आसान अल्फाज में। लेकिन वहां पर आमतौर पर बच्चे एक गलती करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। वो क्या गलती है कि हम जब ग्रेविटी को इमेजिन करते हैं तो क्योंकि अर्थ डोमिनेट कर रही होती है, आप देखते हैं अर्थ अपनी जगह से मूव नहीं करती लेकिन सारी चीजें उसकी तरफ मूव करती हैं, फॉल करती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जमीन है और ये एक शख्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिससे जमीन उस शख्स को अपनी तरफ खींच रही है। तो यानी कि हमें एक वन साइडेड व्यू मिलता है कि ग्रेविटी सिर्फ जमीन जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट पर या उस शख्स पर लगा रही है। लेकिन फिर मैंने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बताया था, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था? आसान अल्फाज में कहता था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यानी कि दुनिया में अकेली फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं या फोर्स लगाती हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाए और दूसरी कुछ भी ना करे। तो क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब अगर हम ग्रेविटी को न्यूटन के थर्ड लॉ की पिक्चर में देखें तो फिर आपको कुछ यूं इमेजिन करना चाहिए कि जमीन उस शख्स को खींच रही है अपनी तरफ, ये तो ठीक है, लेकिन रिएक्शन के तौर पर वो शख्स भी जमीन को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि अगर हम टोटल पिक्चर देखें तो वो कुछ ऐसे नजर आएगी। ग्रेविटी का असल कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे जमीन आपको या आप जमीन को खींचते हैं, एक ही बात है। नाउ स्टूडेंट्स, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब क्या है? म्यूचुअल का मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को आप पढ़ेंगे तो अगर पहला ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो दूसरा भी पहले ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल उतनी ही ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। ये तो हो गया ग्रेविटी का वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में दिया था। अब आप सोच रहे हैं इसको अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो डेफिनेटली आज के लेक्चर में इसका कोई ना कोई रोल तो है। बिल्कुल रोल है स्टूडेंट्स, और वो रोल ये है कि अगर आप देखें चार्जेस के दरमियान लगने वाली कूलम फोर्स भी तो कम से कम दो चार्जेस के दरमियान होगी। अगर वो दो चार्जेस के दरमियान है, सपोज करें दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो फिर आपको मालूम है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो मुझे क्या कहना चाहिए कि ये जो चार्ज 1 है ये चार्ज 2 को रिपेल करेगा या चार्ज 2 चार्ज 1 को भी रिपेल करेगा। तो अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के लिहाज से देखें तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फोर्सेस अकेली नहीं आती। तो अगर आपके पास एक फोर्स एग्जिस्ट करती है तो उसका रिएक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, पूरा पेयर होगा फोर्स का। तो इसका मतलब फिर सही पिक्चर ये हुई कि जब दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा होता है और दूसरा भी उतनी ही फोर्स से पहले चार्ज को रिपेल कर रहा होता है। तो असल पिक्चर कुछ इस तरह से है। यही पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बनाई है। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। पहली पिक्चर में मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि Q1 Q2 पर एक फोर्स लगा रहा है। सपोज करें ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इसको रिपेल करेगा और ये फोर्स इधर होगी। याद रखिएगा ये उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन है और इसी लाइन में ही फोर्स होती है हमेशा, अलोंग दिस लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो फोर्स हमेशा उसी लाइन में होगी। तो ये देखिए जी, ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो बता रही है कि इस चार्ज को ये चार्ज कितना धक्का दे रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं इस फोर्स को मैं अगर कहूं कि दिस इज F21। F21 क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए कि इसको कैसे पढ़ना है। F21 फोर्स, यानी कि ये वाली फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, F21। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि F21 का क्या मतलब होगा जी।
F21 का मतलब होगा फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हमारे पास अगर एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पर फोर्स लगा रहा होगा। तो वो मैंने दूसरी पिक्चर में दिखाई है यहां पर कि अगर इसने इस पर फोर्स लगाया इधर को तो डेफिनेटली ये इस पर भी फोर्स लगाएगा बिल्कुल ऑपोजिट। ये जो हमारे पास रेड फोर्स है इसको अगर मैं नाम दे दूं F12 तो ये गलत नहीं होगा। और आप इसको कैसे रीड करेंगे? F12 फोर्स, ये वाली फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। वो फोर्स जो इस पर लग रही है और ये लगा रहा है, ये वो फोर्स है जो इस पर लग रही है और ये लगा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं इसका भी नाम लिख देता हूं। F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हो गया फोर्सेस का तारुफ। अगर मैं इस सारी बात को समराइज करूं, एक लाइन में इस सारी बात का खुलासा करूं तो वो कुछ यूं होगा कि जो कूलम की फोर्स है, कूलम की जो फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि यानी एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर उतनी ही फोर्स लगा रहा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर ये लाइन आप लोगों ने याद रखनी है कि कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। अच्छा बच्चे समझते हैं शायद ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ कूलम से रिलेटेड है, इस फोर्स से रिलेटेड है। नहीं, मैंने इसलिए पहले ग्रेविटी की एग्जांपल दी कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेट करता है और ये हर फोर्स पे लगेगा, चाहे कोलिजन्स हो, चाहे हमारे पास ये फील्ड फोर्सेस हो जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं यहां पर एक बात कहने जा रहा हूं और वो बात है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन और रिएक्शन बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब एक फोर्स है F12, वो दूसरी फोर्स F21 के बराबर होगी। और आप देख भी रहे हैं मैंने इन दोनों के वेक्टर्स ऑलमोस्ट बराबर बनाने की कोशिश की है। लेकिन स्टूडेंट्स बराबर होने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका फिर क्या करें? इसलिए मैं यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा देता हूं। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है ये फोर्सेस का फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो फोर्स F12 जरा देखते हैं क्या फॉर्मूला था फोर्स का कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। फोर्स था 1/, अगर स्पेस हो दरमियान में वैक्यूम हो एज ए मीडियम, तो वो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 1/4πε0 Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जितना उनके दरमियान है उसका स्क्वायर, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। ये हो गया F12 का फॉर्मूला। लेकिन आप देख रहे हैं यहां तो F12 वेक्टर है जबकि ये सारी चीज जो है ये मैग्नीट्यूड है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्केलर्स के साथ एक ऐसी चीज लग जाए जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, तो फिर वो वेक्टर कहलाता है और वो इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का निशान देख ले, हैट डालते हैं। ये फोर्स F12 की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये ब्लू वाला हिस्सा फोर्स F12 का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बना देते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके वेक्टर बन जाता है। तो अब देखें मैं इस फोर्स F12 को वेक्टर कह रहा हूं। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर आ गया उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, और जब किसी चीज की डायरेक्शन एग्जिस्ट करे तो फिर हम उसको वेक्टर कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप देखें F21 वो वाली फोर्स, ये वाली फोर्स किसके बराबर होगी? वही फॉर्मूला कूलम्स वाला, 1/4πε0
Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस उनके दरमियान जितना है उसका स्क्वायर, और उनके दरमियान डिस्टेंस है R, तो ये स्क्वायर आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं जो मैंने ब्लू में लिखा है ये सारा का सारा मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो वेक्टर बन जाएगा। अब डायरेक्शन इस फोर्स की चाहिए F21 की, तो मैं ये F21 की डायरेक्शन बता देता हूं, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, मैं ये वैल्यूज F12 और F21 की यहां पुट कर देता हूं आप लोगों के सामने, देखते हैं क्या नतीजा आता है। तो हमारे पास F12 की वैल्यू पहले पुट करूंगा, F12 ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ ये R हैट इज इक्वल टू, ये तो F12 की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स का निशान आ गया, आगे है नेगेटिव साइन, और फिर उसके बाद नेगेटिव साइन के आगे क्या है, नेगेटिव साइन के आगे है F21, और F21 ये है, तो ये वाली सारी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ R21 और उसके साथ हैट आ जाएगा ऊपर। स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो अगर आप देख रहे हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है और इधर भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 से R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखें हमारे पास बाकी क्या रह गया, इधर ये चीज रह गई और इधर ये चीज रहेगी, इसके अलावा सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो मैं इसको लिख देता हूं R12 इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया R21, और साथ ये नेगेटिव साइन भी बच गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या कह रही है इक्वेशन, ये इक्वेशन कह रही है कि हमारे पास ये दोनों यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसका मतलब R12 किसकी डायरेक्शन बताता था, फोर्स F12 की, तो ये है फोर्स F12, तो R12 इसी की डायरेक्शन बता रहा है, ये है R12, और R21 किसकी डायरेक्शन बता रहा है, R21 जो है वो F21 की डायरेक्शन बता रहा है, ये है F21, तो R21 मैं इसके साथ बना देता हूं। और अगर आप गौर से देखें, जैसे ये इक्वेशन कह रही है कि दोनों बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपको पिक्चर के ऊपर नजर भी आ रहा है दोनों यूनिट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये है स्टूडेंट वो डायग्राम जो आपकी बुक ने यहां पर इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। अगर आप देखें आपको इस पर सारी वही बातें नजर आ रही होंगी। स्टूडेंट्स अब जाकर हमारा कूलम्स लॉ जो है यहां पर कंप्लीट होता है, तो ये चीज आप एंड पर बेशक एक्सप्लेन कर लीजिएगा, और इससे पहला जो पार्ट है वो सारा का सारा आप उसमें तरतीब से, जैसे मैंने हेडिंग्स डाली थी वैसे ही आप लोग इसको देखिएगा। कूलम्स लॉ तो यहां कंप्लीट होता है, लेकिन अभी इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स हैं जो हमें मजीद सीखने हैं, जिनमें हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए, और ये थ्रू आउट आगे भी चैप्टर्स में यूज होता रहेगा। इस वजह से इसको भी आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से खसूसी तवज्जो देनी है जिस तरह से आपने इस आर्टिकल को दी। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।